10 अगस्त 2019। मैनहट्टन का सूरज अभी निकला भी नहीं था। लोअर मैनहट्टन की भीड़ वाली सड़कों के बीच एक ग्रे कलर की बिल्डिंग खड़ी थी। मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, एमसीसी। ये जेल नहीं, ये एक फोर्ट्रेस थी। यहाँ वो लोग रखे जाते थे जिन्हें अमेरिका सबसे खतरनाक मानता है, टेररिस्ट, ड्रग लोडर और अब जेफरी एप्स्टीन। लेकिन सुबह टायरनॉ के कॉरिडोर में जो हुआ, उसने मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेशन की नींव हिला दी। 9 अगस्त रात के 10:40। एप्स्टीन अपने सेल में अकेला था। रूल के मुताबिक उसके पास एक सेलमेट होना चाहिए था, क्योंकि 23 जुलाई को उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। लेकिन उस रात उसका सेलमेट ट्रांसफर कर दिया गया था। मगर क्यों? इस सवाल का जवाब आज भी अथॉरिटीज के पास नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स टोवन ऑयल और माइकल थॉमस, इनका काम था हर 30 मिनट में एप्स्टीन के सेल को चेक करना। लेकिन वो आईजी ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल की 2023 की रिपोर्ट ने जो एक्सपोज किया, अब वो डर पैदा करने वाला है। ये दोनों गार्ड सो रहे थे और इंटरनेट पर शॉपिंग कर रहे थे। उन्होंने 75 बार झूठ लिखा कि सेल 39 इज क्लियर। कॉरिडोर में लगे कैमरे, वो कैमरे जो हर मोमेंट रिकॉर्ड करने के लिए थे, वो डिफेक्टिव हो गए थे। टेक्निकल फेलियर, हार्ड ड्राइव क्रैश, हर वो चीज़ जो उस रात एप्स्टीन को बचा सकती थी या उसके कातिल को पकड़ सकती थी, वो मिस्टीरियसली बंद हो गई। सुबह 6:30 बजे जब टोवन ऑयल सेल का दरवाज़ा खोलता है, वो चिल्लाता है, एप्स्टीन इज नॉट रिस्पॉन्सिव। उसके गले में एक बेडशीट का फंदा था। लेकिन यहाँ एक ऐसी डिटेल है जो मीडिया ने ढंग से नहीं दिखाई। एप्स्टीन के गले में हेयर बोन और थायराइड कार्टिलेज दोनों ब्रेक थे, फॉरेंसिक साइंस कहती है। हैंगिंग में हेयर बोन का टूटना सिर्फ 6% केस में होता है, लेकिन मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में यानी गला घोटने में ये कॉमन है। क्या ये सुसाइड था या एक ऐसे सिस्टम का काम था जिसने अपने राज को बचाने के लिए अपने सबसे बड़े राजदार का बलिदान दे दिया? हम फैक्ट्स पर फोकस करेंगे। फैक्ट ये है कि 2025 की अनसील्ड फाइल में एमसीसी की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के ऐसे फेलियर मिले हैं जो नेग्लिजेंस नहीं, डेलिबरेट सैबोटेज लगते हैं। एप्स्टीन की कहानी शुरू होती है ब्रुकलिन के कोनी आइलैंड से। एक ऑर्डिनरी ज्यूइश परिवार, पिता एनवाईसी पार डिपार्टमेंट में काम करते थे। एप्स्टीन इंटेलिजेंट था लेकिन एरोगेंट भी। उसने कॉपर यूनियन और एनवाईयू में पढ़ाई की। लेकिन ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, उसने कभी डिग्री पूरी नहीं की। 1974 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जो न्यूयॉर्क की हाई सोसाइटी में ही हो सकता है। बिना किसी डिग्री के 21 साल के जेफरी एप्स्टीन को डेल्टन स्कूल में मैथ टीचर लगाया गया। डेल्टन को याम स्कूल नहीं था, ये अपर ईस्ट साइड का वो स्कूल था जहाँ बिलियनर्स के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ एप्स्टीन ने अपनी पहली स्किल सीखी, सोशल इंजीनियरिंग। वो जानता था कि अगर आपको पावर चाहिए तो लोगों के पास जाओ जिनके पास पहले से पावर है। वो स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती करता, उनके अमीर माँ बाप से मिलता। 1976 में उसे स्कूल से निकाल दिया गया, वजह पुअर परफॉर्मेंस। पर ह्यूमर्स कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स के साथ बाउंड्री क्रॉस कर रहा था। लेकिन एप्स्टीन को निकल जाने का डर नहीं था। उसके पास अब बोल्ड माइंड थे। डेल्टन के एक पेरेंट एस ग्रीनबर्ग दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में एक सीईओ थे। ग्रीनबर्ग ने एप्स्टीन को एक जूनियर असिस्टेंट की नौकरी दी। एक ऐसा आदमी जिसे फाइनेंस के आयत भी नहीं पता था, वो 4 साल के अंदर बेयरस्टर का पार्टनर बन गया। कैसे? क्योंकि एप्स्टीन ने उन अमीर लोगों के राज और उनके पैसे मैनेज करने का एक ऐसा तरीका निकाला था जो लीगल कम और शेडी ज्यादा था। 1982 में एप्स्टीन ने अपनी फर्म जे एप्स्टीन एंड कंपनी बनाई। उसका क्लेम था कि वो सिर्फ उन लोगों के पैसे हैंडल करता है जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन रियलिटी में उसका सिर्फ एक ही बड़ा क्लाइंट था, लेस्ली वैक्सनर। वैक्सनर वो आदमी था जिसने विक्टोरिया सीक्रेट्स को एक अलग ग्लोबल एम्पायर बनाया। लेकिन वैक्सनर ने एप्स्टीन पे इतना भरोसा कैसे किया? उसने एप्स्टीन को अपनी पूरी जिंदगी का पावर ऑफ एट्रॉनी बना दिया। एप्स्टीन वैक्सनर के नाम पर चेक साइन कर सकता था, उसकी प्रॉपर्टी बेच सकता था और उसके प्लेन यूज कर सकता था। ये वही वक्त था जब एप्स्टीन ने अपनी वेल्थ का इल्यूजन क्रिएट किया। उसने न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा प्राइवेट रेस्टोरेंट खरीदा, एक $77 मिलियन का मैंशन। उसने न्यू मैक्सिको में जोरो रेंच बनाया। पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा और पाम बीच में एक ऐसी मैंशन ली जो आने वाले वक्त में ब्यूज फैक्ट्री बनने वाला था। लेकिन सवाल ये पैसा वैक्सनर का था या एप्स्टीन का? 2026 की बैंकिंग रिपोर्ट बैंक ऑफ अमेरिका लॉसूट सजेस्ट करती है कि एप्स्टीन वैक्सनर के अकाउंट से फैंटम ट्रांसफर कर रहा था।
लेकिन वैक्सनर ने उसे कभी रोका क्यों नहीं? क्या एपिस्टन के पास वैक्सनर के भी ऐसे राज थे जो उसे खामोश रखते? ये सिर्फ फाइनेंस नहीं था, ये एक प्रेडेटरी स्ट्रक्चर की शुरुआत थी। एपिस्टन ने जाना कि अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं चाहते, वो चीज़ें चाहते हैं जो कानूनी नज़र में इलीगल है। और एपिस्टन ने उन्हें वही सप्लाई करना शुरू। अब हम चलते हैं कैरिबियन सी के नीले पानियों की लिटिल सेंट जेम्स। 1998 में एपिस्टन ने आइलैंड खरीदा। दुनिया के लिए एक प्राइवेट पैराडाइज था, लेकिन विक्टिम्स के लिए ये एक ऑर्गी आइलैंड था। इस आइलैंड का हर इंच एपिस्टन ने खुद डिजाइन किया था। विक्टिम टेस्टिमनी के मुताबिक वहाँ बेसमेंट में मसाज टेबल और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगे हुए थे। एपिस्टन के स्टाफ ने बताया कि वहाँ कंप्यूटर रैप्ड इन प्लास्टिक मिले थे ताकि किसी को शक ना हो। सबसे खतरनाक फैक्ट, आइलैंड का लॉग बुक 2025 में अनसील्ड हुए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस लॉग बुक में गेट्स के आने जाने का टाइम टू टाइम रिकॉर्ड था, लेकिन इसमें सिर्फ नेम नहीं थे, इसमें बच्चियों की एज और उनके सर्विस का डिस्क्रिप्शन भी था। FBI ने जब 2019 में रेड की तो उन्हें वहाँ 300 GB का डाटा मिला। इसमें सिर्फ विक्टिम नहीं थे, इसमें हिडन कैमरा फुटेज भी थी। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज उस आइलैंड पर जाते हैं, वो वहाँ इलीगल एक्ट्स करते हैं और जेफरी एपिस्टन उन्हें छुपकर रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा डाटाबेस था। जेफरी एपिस्टन के पास पैसा था, आइलैंड था, पावर थी, लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी थी, ट्रस्ट। एक 14-15 साल की बच्ची एक 50 साल के बिलियनर पर कभी भरोसा नहीं करती। यही एंट्री होती है जिलेन मैक्सवेल की। जिलेन कोई आम औरत नहीं थी, वो ब्रिटिश मीडिया बॉर्न रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। वो हाई सोसाइटी, एजुकेट और क्लास की दुनिया से आई थी। विक्टिम की टेस्टिमोनीज बताती है कि जिलेन ही वो शख्स थी जो बच्चियों को रिक्वाइट करती थी। वो उन्हें शॉपिंग पर ले जाती, उन्हें फिल्म स्टार से मिलवाने का वादा करती और उन्हें यकीन दिलाती कि एपिस्टन उनका करियर बना सकता है। साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स देखिए, जिलेन बच्चियों को ये महसूस कराती थी कि वो स्पेशल है। वो उन्हें मसाजिंग की ट्रेनिंग देती थी, लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ एक बहाना था, ये उन्हें नॉर्मलाइज करने का एक तरीका था। 2021 के कोर्ट ट्रायल्स में ये साफ हो गया कि जिलेन सिर्फ एपिस्टन की गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उस फैक्ट्री की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी। एपिस्टन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जब विक्टिम को ही रिक्वायर्स बना दिया जाता था। अगर एक लड़की 3 नई लड़कियों को लाती थी तो उसको एक्स्ट्रा $500 मिलते। ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग पिरामिड स्कीम थी जो न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेरिस और न्यू मैक्सिको में डार्क वेब की तरह फैली हुई थी। मार्च 2005, पाम बीच, फ्लोरिडा। एक माँ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एक ऐसी शिकायत करती है जो एपिस्टन के एम्पायर की पहली दीवार को गिरा देती है। उसकी 14 साल की बेटी को एपिस्टन के मेंशन में मसाज के लिए बुलाया गया था। पाम बीच पुलिस चीफ माइकल राइटर ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें लगा ये कोई छोटा मोटा प्रोस्टिट्यूशन केस होगा, लेकिन जैसे जैसे उन्हें मेंशन की सर्विलेंस शुरू की, उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। हर रोज स्कूल की यूनिफॉर्म में बच्चियां उस मेंशन के अंदर जा रही थी और घंटों बाद बाहर निकल रही थी। पुलिस ने एपिस्टन के घर पर रेड की, उन्हें वहाँ वही मिला जिसका डर था, हजारों फोटो, वीडियो और विक्टिम्स की डिटेल्स। इन्वेस्टिगेशन इतनी बड़ी हो गई कि FBI को बीच में आना पड़ा। FBI ने ऑपरेशन लॉन्च किया। उनके पास अब इतने गवाह थे कि एपिस्टन को कम से कम 100 साल की जेल हो सकती थी, लेकिन तभी द इनविजिबल हैंड ने गेम बदल दिया। ये वो हिस्सा है जो आपका खून खौला देगा। अलेक्जेंडर एकोस्टा, जो उस वक्त ही US अटॉर्नी थे और बाद में ट्रम्प कैबिनेट के मेंबर बने, उन्होंने एपिस्टन के लॉयर के साथ एक सोशल मीटिंग की। लीगल हिस्ट्री में से नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट NPA कहा जाता है। इस डील की शर्तें ऐसी थी कि किसी को यकीन नहीं होता। पहला, एपिस्टन सिर्फ 2 माइनर स्टेट लेवल प्रोस्टिट्यूशन चार्ज एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट एपिस्टन को किसी भी ट्रैफिकिंग चार्ज के लिए कभी प्रोसिक्यूट नहीं करेगी। और तीसरा, सबसे अजीब शर्त, इस इम्यूनिटी का फायदा एपिस्टन के अननेम कॉन्स्पिरेटर को भी मिलेगा, यानी वो सारे अमीर और पावरफुल लोग जो एपिस्टन के आइलैंड पर जाते थे वो भी हमेशा के लिए बच गए। लेकिन सबसे बड़ा धोखा क्या था? द क्राइम विक्टिम राइट एक्ट्स। कानून के मुताबिक ऐसे किसी भी समझौते से पहले विक्टिम को बताना जरूरी होता है, लेकिन एकोस्टा और एपिस्टन ने ये डील इतनी स्कैरेसी में साइन करी कि विक्टिम को तब पता चला जब डील पहले ही जज ने अप्रूव कर दी। एपिस्टन को 13 महीने की जेल मिली, लेकिन वो जेल नहीं थी, वो वर्क रिलीज था। एपिस्टन सुबह 8 बजे जेल से निकलता, अपनी लग्जरी कार में अपने ऑफिस जाता, वहाँ पूरा दिन अपना बिजनेस चलाता और रात को सोने के लिए वापस आता। फ्लोरिडा की गर्मी में वो जेल के अंदर भी एयर कंडीशनर रूम में रहता था। ये जस्टिस नहीं था, ये सिस्टम का सरेंडर था। जब 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस डील की इंक्वायरी की तो उन्होंने इसे पुअर जजमेंट कहा, लेकिन 2026 की अनसील्ड फाइल सजेस्ट करती है कि ये कोई पुअर जजमेंट नहीं बल्कि एक हाई लेवल प्रोटेक्शन थी। एपिस्टन ने कोर्ट में कहा था, आई एम द बाउंटी अंडर फॉर द रिच। शायद वही बाउंटी उसे आज़ादी दिला रही।
जेल से निकलने के बाद एपिस्टन ने दिखाया कि उसे कानून का कोई डर नहीं। वो एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर था, लेकिन अब उसकी लाइफस्टाइल पहले से भी ज्यादा ग्रैंड हो चुकी थी। इस दौरान उसने साइंस और एकेडेमिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसने MIT, हार्वर्ड और बड़े बड़े साइंटिस्ट को $1 डोनेट किए। स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग उसके आइलैंड पर साइंस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए। क्यों? क्योंकि एपिस्टन जानता था कि सोशल लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। अगर आप बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल के साथ दिखोगे तो लोग आपके पुराने गुनाहों को भूल जाएंगे। उसने अपनी इमेज एक फ्रेंच ऑफिस जैसी बना दी, लेकिन पर्दे के पीछे रिक्वायरमेंट मशीन अभी भी चल रही थी। 2015 में वर्जीनिया जेफर, जो एप्स्टीन की सबसे बड़ी वोकल विक्टिम थी, उसने ग्लेन मैक्सवेल पर डेफेमेशन का केस कर दिया। इस केस ने उन फाइल को खोलना शुरू किया जिन्हें 2008 की डील ने दबा दिया था। जेफर ने दावा किया कि उसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन और रॉयल्स के पास भेजा गया था। उसने प्रिंस एंड्रयू का नाम लिया। उसने बिल क्लिंटन के आइलैंड पर होने का दावा किया। दुनिया अभी भी सो रही थी, लेकिन तूफान आने वाला था। 6 जुलाई 2019 टेट्राबोरो एयरपोर्ट, न्यू जर्सी, एप्स्टीन अपने प्राइवेट जेट से पेरिस वापस जा रहा था। उसे लगा था कि 2008 की वो डील उसे हमेशा बचाए रखे, लेकिन HDNY, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, एक ऐसी लीगल लूपहोल ढूंढी जिसने उसे शॉक कर दिया। उसने कहा कि 2008 की डील सिर्फ फ्लोरिडा के लिए थी, न्यूयॉर्क के लिए नहीं। एपिस्टन को अरेस्ट कर दिया गया और इस बार चार्ज इतने बड़े थे कि बेल मिलना नामुमकिन था। उसके मैंसन से 100 फोटोज मिले थे जिन पर बच्चियों के नाम लिखे थे। पुलिस को एक लॉकर मिला जिसमें फेक पासपोर्ट और डायमंड पाइल्स मिले। एपिस्टन अब पिंजरे में था और इस बार वो लोग जो उसके साथ आइलैंड पर पार्टी करते थे वो डर गए थे, क्योंकि अगर एपिस्टन बोलता तो पूरा ग्रोवर एलाइड एक्सपोज हो जाता। और फिर 10 अगस्त की वो रात, 10 अगस्त 2019 MCC न्यूयॉर्क के टायर 9 में एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया के सबसे बड़े राजों को दफन कर दिया। लेकिन अगर हम 2023 की OIG की 128 पेज की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें तो नेग्लिजेंस से ज्यादा इंटेंट नजर आता है। एपिस्टन को उस रात एक्सेसिव बेडलाइंस दी गई थी। क्यों? एक ऐसे आदमी को जिसने पहले भी सुसाइड की कोशिश की थी, उसे फंदा बनाने का मटेरियल क्यों दिया गया? रात के 10:40 से सुबह 6:30 तक गार्ड्स ने एक बार भी सेल में क्यों नहीं जा? लेकिन सबसे बड़ा रेड फ्लैग थी द मिसिंग 22 मिनट्स। जेल के सर्विलेंस में एक ऐसा गैप पाया गया जहां कैमरा ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। अथॉरिटीज का कहना है कि ये टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इसे ह्यूमन इंटरवेंशन मानते हैं। अब बात करते हैं ऑटोपैसी की। NYC मेडिकल एग्जामिनर ने मौत की वजह हैंगिंग बताई है, लेकिन डॉक्टर माइकल बेडन जो दुनिया के सबसे बड़े फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हैं और जिन्हें एपिस्टन के भाई ने हायर किया था, उन्होंने एक अलग ही तस्वीर पेश की। एपिस्टन के गले में हायोइड बोन, जीभ के नीचे की हड्डी के साथ 2 और फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर ब्रेडन का कहना है कि हैंगिंग में हायोइड बोन का टूटना रेयर है, लेकिन 3 अलग अलग हड्डियों का टूटना होमोसीडियल स्ट्रगलेशन का क्लासिक साइन है। क्या ये महज एक कोइंसिडेंशियल फेलियर है, या फिर वो 22 मिनट उन लोगों ने ले लिए जिन्हें पता था कि अगर एपिस्टन कोर्ट पहुंचा तो उनका करियर और उनकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऑफिशियल पोजीशन आज भी सुसाइड है, लेकिन 2026 की अनसील्ड इन्वेस्टिगेशन फाइल ने MCC के वो गार्ड और उनके सुपरवाइजर के बीच हुए एनक्रिप्टेड मैसेज को एक्सपोज किया है जो सुसाइड की स्टोरी पर सवाल उठाते हैं। एपिस्टन की मौत के बाद लोगों को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वर्जीनिया ग्यूफर वर्सेस जिलियन मैक्सवेल के डिफेमेशन केस ने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसे कोई बंद नहीं कर सका। जनवरी 2024 में एक फेडरल जज ने लगभग 950 पेज का डॉक्यूमेंट अनरिलीज करने का ऑर्डर दिया। इसमें 150 से ज्यादा गुप्त नाम के चेहरे सामने आए। इसमें सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, हॉलीवुड स्टार्स और ग्लोबल CEOs के नाम शामिल थे। कंफर्म नेम वर्सेस एलिगेशंस। पहला, प्रिंस एंड्रयू। फ्लाइट लॉग्स और फोटो ने उनका आइलैंड और मेंशन पर होने का कंफर्म किया है। वर्जीनिया के साथ उनका स्टेटमेंट एक साइलेंट एडमिशन की तरह देखा जाता है। दूसरा, बिल क्लिंटन। फ्लाइट लॉग कंफर्म करते हैं कि वो लोलिता एक्सप्रेस पर कई बार सवार हुए हैं। क्लिंटन क्लेम करते हैं कि वो सिर्फ चैरिटीज के सिलसिले में वहां थे, लेकिन विक्टिम्स की गवाहियां कुछ और कहती हैं। तीसरे, डोनाल्ड ट्रंप, एप्स्टीन के पुराने दोस्त। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने 2004 में एप्स्टीन से रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन 2024 के डॉक्यूमेंट ने दिखाया है कि उनके बीच कम्युनिकेशन उसके बाद भी जारी था। सबसे बड़ा रिविलेशन 2025 में हुआ जब एपिस्टन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत LSG लॉगबुक का फेज 1 रिलीज हुआ। इस लॉगबुक ने उन गेस्ट की लिस्ट दी जो वहाँ तब मौजूद थे जब वहाँ अंडरएज लड़कियों को लाया गया था। ये डॉक्यूमेंट्स एलिगेशन नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स मोमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें अब 2026 के लॉ सूट में एविडेंस के तौर पर यूज कर रहे हैं। एपिस्टन को फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं था, वो एक लाउंडर था। 2026 में शुरू हुए नए लॉ सूट ने
ये साफ कर दिया एपिस्टन के एम्पायर को दुनिया के बड़े बैंक ने ऑक्सीजन दी। पहले जेपी मॉर्गन और डच बैंक ने एपिस्टन के अकाउंट हैंडल किए। इन बैंक ने सोते हुए 15 साल गुजार दिए, जबकि उनके सिस्टम रेड फ्लैग जनरेट कर रहे थे। एपिस्टन हर महीने लाखों डॉलर कैश निकालता था। ये कैश कहाँ जाता था? ये वही कैश था जो विक्टिम को और उनके रिक्वाइटर्स को दिया जाता। 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक एपिस्टन ने शेल कंपनी का एक ऐसा जाल बनाया जिसने बैंक ने उसकी हाई नेटवर्थ पर्सनैलिटी को देखा, उसके गुनाहों को नहीं। इन बैंक ने विक्टिम्स को $219 मिलियन का स्टेटमेंट दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी बैंकर को जेल हुई? बिल्कुल नहीं, उन्होंने पैसा देकर अपनी गलती छुपा ली। लेकिन 2026 की नई डिक्लासिफिकेशन अब उन इंटरनेट ईमेल को देख रही है जहां बैंकर्स ने मजाक उड़ाया था कि एप्स्टाइन इज आवर बेस्ट एंड द डार्केस्ट क्लाइंट। आज 2026 में लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड को एक नए इन्वेस्टर ने खरीद लिया है जो वहाँ एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाना चाहता है। लेकिन वहाँ की मिट्टी आज भी उन चीखों की गवाह है जिन्हें दुनिया ने इग्नोर किया। लेकिन 2025 में हाउस ओवरनाइट कॉमिक्स ने आइलैंड की 10 कुछ ऐसी फोटो रिलीज की थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। इन फोटो में आइलैंड के सीक्रेट कॉरिडोर्स और वहाँ के मॉनिटरिंग रूम दिखते हैं। ये वही जगह है जहाँ एपिस्टन ने अपने गेस्ट की एक्सप्लोरेशन टेप बनाई थी। जेफरी एप्स्टाइन मर गया, लेकिन एप्स्टाइन आज भी जिंदा है। ये केस सिर्फ सेक्सुअल प्रेडेटर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल फेलियर की दास्तान है जहां हर लेवल पर करप्शन था। पुलिस ने 2005 की इन्वेस्टिगेशन में ढील की, प्रोसिक्यूटर ने 2008 में सीक्रेट डील साइन की, बैंक्स ने उनके ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया, जेल अथॉरिटीज ने उनको अकेला छोड़ दिया। जब इतने सारे इंस्टीट्यूशंस एक साथ फेल होते हैं तो उसे एक्सीडेंट नहीं, एग्जीक्यूशन कहा जाता है। जेफरी एप्स्टाइन एक ऐसी मशीन का हिस्सा जो आज भी चल रही है। वो सिर्फ एक फिक्सर था और उसकी मौत ने उन लोगों को बचा लिया जो आज भी दुनिया के बड़े फैसले लेते हैं। 2026 के अनसील्ड डॉक्यूमेंट हमें बता रहे हैं कि ट्रुथ हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। वो अंधेरे से निकलकर बाहर आता है, चाहे उसे कितना भी दबाने की कोशिश क्यों ना की जाए। इंसाफ अभी तक नहीं हुआ। इंसाफ तब होगा जब उन 150 लोगों के चेहरे पूरी दुनिया के सामने होंगे। तब तक जेफरी एप्स्टाइन का साया हमारे सिस्टम पर मंडराता रहेगा।